मित्रों नमस्कार। इतिहास के पन्नों से इस सीरीज के 5वें अंक में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, पिछले 4 अंकों में आपने देखा होगा कि 1757 से लेकर के हम 1922 के असहयोग आंदोलन तक आ गए थे। गांधी जी का भारत में आगमन, ये भी आप देख चुके हैं कैसे दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने वहाँ की सरकार, जो गोरों की सरकार थी, उसके खिलाफ आंदोलन किए, उसमें सफल हुए। फिर यहाँ के कांग्रेस के नेताओं ने उनको आमंत्रित किया, खास करके गोपाल कृष्ण गोखले उनको वहाँ लेने गए थे। यहाँ उन्होंने 2-3 आंदोलन चलाए। उसमें असहयोग आंदोलन 1922 का जो चलाया गया था वो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की एक घटना के कारण वापस ले लिया गांधी जी ने। तो मित्रों, अब इसके आगे ये कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। और बात यह है कि बिल्कुल अनकट इतिहास की बात करूँगा मैं यहाँ पर, क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए इसमें किसी तरह का कोई घालमेल नहीं, लेफ्ट न राइट, बिल्कुल हम मध्य मार्ग अपनाएंगे। जो वास्तविकता है उसी की बात करेंगे। हुआ ये कि 1922 का जो असहयोग आंदोलन था वो असफल हो गया। अचानक से गांधी जी ने उसको कॉल ऑफ कर लिया आंदोलन का। कई कांग्रेस के नेताओं ने बड़े आलोचना ही करी। चारों तरफ इस आंदोलन के फेल होने के कारण भारत में निराशा उपज गई थी। लेकिन गांधी जी इसके बाद भी चुप नहीं बैठे। वे इस तरह के सत्याग्रह आंदोलन चलाने के बड़ा अनुभव था उनको, और वे ये जानते थे कि कब नया आंदोलन छेड़ना चाहिए और कब रोकना चाहिए। क्योंकि उनका एक इतिहासकारों ने एक मत से स्वीकार किया है कि गांधी जी ने भले ही आंदोलन वापस ले लिए हों, लेकिन उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की ऊर्जा को बचाए रखा। यदि वे पूरी तरह से ऊर्जा को झोंक देते तो हो सकता है कि अंग्रेजी हुकूमत उसको अपने बूटों तले रौंद देती। ये एक कारण ये दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सच भी है कि गांधी जी ने, यदि आप पढ़ते हैं इतिहास को, देखिए, न तो उस काल में आप जा सकते हैं, न मैं जा सकता हूँ, न जो रहे होंगे वो तो चले ही गए यहाँ से। लेकिन जो किताबों में दर्ज है, जो व्याख्याएं हैं, जो विश्लेषण है, उसमें लोग कहते हैं, आलोचना भी होती है गांधी जी की, लेकिन वे कहते हैं कि उन्होंने बहुत समझदारी से इसको आगे बढ़ाया। तो अब आगे चलते हैं। 1922 के बाद निराशा व्याप्त थी। एक के बाद एक लाहौर मतलब कांग्रेस के अधिवेशन होते रहे। इसके बाद में कांग्रेस में भी कई दूसरे लोगों ने स्वराज पार्टी टाइप बना ली और उसमें अलग हो गए वो, कि अब कांग्रेस से अलग हुए, जिसमें मोतीलाल नेहरू प्रमुख थे। लेकिन बाद में फिर वो, चूँकि दोनों का उद्देश्य एक ही था, तो फिर उनका विलीनीकरण कांग्रेस में हो गया। ऐसे करते करते 1929 में जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अविभाजित भारत में लाहौर था तब, अब पाकिस्तान में है, तो वहाँ पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को ये अधिकार दे दिया कांग्रेस के नेताओं ने कि अब वे चाहें तो सविनय अवज्ञा, सिविल नाफरमानी का आंदोलन चला सकते हैं। सिविल नाफरमानी जो लेकर के आए थे आइडिया, वो असहयोग आंदोलन में भी था। उसके पहले भी उन्होंने इस तरह से सिविल नाफरमानी, मतलब टैक्स नहीं देना या विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना या हर चीज़ विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने वाली बात थी, और अंग्रेजी कानून को नहीं मानना। लेकिन इस बार का जो आंदोलन होने वाला था, सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा कहा उसको हिंदी में, कि विनय के साथ अवज्ञा करना, मारकूट नहीं करना, अहिंसा के साथ हम आपका कानून तोड़ेंगे, कानून को नहीं मानते, यह बात थी उसके अंदर। तो ये अधिकार दे दिया वर्किंग कमेटी, और वर्किंग कमेटी मेनली गांधी जी के निर्देशन में काम करती थी। हुआ यह कि इसी दौरान अंग्रेजों ने नमक के ऊपर एक कानून लगा दिया कि भाई नमक का उत्पादन अब हर कोई नहीं कर सकेगा। जो समुद्र किनारे लोग रहते थे अपने उपयोग का नमक, और या बाहर में व्यापार करने का नमक उत्पादित कर देते थे, लेकिन सरकार ने कहा कि इस पर हम टैक्स लगाएंगे। अब आप अपने उपयोग, खाने का उपयोग भी यदि नमक बनाते हैं तो उस पर आपको टैक्स भुगतना पड़ेगा। गांधी जी ने इस एक कानून को हथियार बनाया, इसका विरोध करने का विचार किया, और उन्हें लगा कि ये एक तरह का एक बहुत ही नायाब सूत्र मिल गया है आंदोलन का। उन्होंने अपनी बात, जो अपने एक पत्र निकालते थे उसमें लिखा करते थे, तो उसमें लिखा कि पानी से पृथक नमक कोई चीज़ नहीं है, जिस पर कर लगाकर सरकार करोड़ों लोगों को
भूखे मार सकती है। मतलब भाई नमक तो बहुत जरूरी चीज है, नमक के बिना क्या होगा। तो ना एक तरह से एक प्रतीकात्मक चीज ली उन्होंने। इस घोषणा के साथ गांधी जी को सूत्र मिल गया कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में मेन ये नमक का काम करेगा, नमक कानून को तोड़ने का काम करेगा, और इसी से हम नाफरमानी करेंगे। सिविल नाफरमानी जो था वो सरकार की हुक्म अदूली कह सकते हैं आप, उनका कानून नहीं मानना, तो वो कानून तोड़ने का काम उन्होंने सोचा कि इसी से करेंगे। गांधी जी ने घोषणा कर दी जोर शोर से कि 11 मार्च 1930 को वे अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से चल करके गुजरात के ही एक समुद्र तट स्थित गांव डांडी तक जाएंगे और पैदल यात्रा करेंगे अपने चुने हुए साथियों के साथ, और वहां जाकर के वे नमक कानून को तोड़ेंगे। कानून कैसे तोड़ेंगे कि जिसे नमक बनाने की या उठाने की ले जाने की अनुमति नहीं थी, वो काम करना था। गांधी जी ने साबरमती अहमदाबाद के अपने आश्रम से 78 चुनिंदा सहयोगियों का साथ लिया और गुजरात के गांवों में होते हुए लगभग 240 मील लंबी यात्रा, पद यात्रा शुरू कर दी। इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे। ऊपर से अंग्रेजों को लगा कि इस तरह का आंदोलन कर रहा है, चलो घूमने तो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर से जो आंदोलन जो ये बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाएगा, ये आकलन अंग्रेजी हुकूमत ने कर लिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबरदस्ती क्यों रोको। देखिए अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज जो कौम थी वो अपने आप को विश्व भर में लोकतंत्र के हितों की रक्षा करने वाली शो करती थी नहीं। तो वो चाहती थी कि इस तरह के काम होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा सरकार। लेकिन यहाँ भूल चूक हो गई उनसे, अंग्रेजों से उस आंदोलन का आकलन करने का। गांधी जी ने इसी के साथ यात्रा शुरू करी, और यात्रा शुरू करने के साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि जो आदमी जहाँ है वहाँ वे नमक कानून को तोड़े, और सिविल नाफरमानी आंदोलन इस तरह से शुरू हो गया। अब होता क्या है कि गांधी जी का कहना था कि भयंकर तानाशाह, अब आप देखिए कि बिल्कुल अहिंसक आंदोलन का उन्होंने आह्वान किया था और कहा कि भयंकर तानाशाह भी शांतिपूर्ण तरीके से होने वाले प्रतिरोध करने वाली विशाल जन समुदाय या जन सेना को तोप की गोली से नहीं उड़ा सकता। ये मूल मंत्र था इस आंदोलन का उनका, कि कोई भी सरकार इस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन या अपने हक की मांग करने वाले लोगों को गोली नहीं मार सकती। हालांकि पहले भी रोलेट एक्ट के टाइम पे जब विरोध हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड हुआ था, उसमें हजारों लोग मारे गए थे। गोलियां तो चलाने की आदत थी इनके अंग्रेजों की, लेकिन फिर भी एक मास लेवल पे पूरे हिंदुस्तान को रोंद नहीं सकते थे। ये उनका अपना खुद का आकलन था। अपने समर्पित कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी जी ने लाठी लेकर यात्रा शुरू कर दी साबरमती से डांडी आश्रम तक की। इस दृश्य ने जो है पूरा अखबारों में इसकी रिपोर्ट आने लगी, तो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व भर में जादू जैसा हो गया इस आंदोलन का। इतना तेजी से इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट जिसको कहते हैं ना, उस तरह का इफेक्ट हुआ, पूरे भारत में यह आंदोलन फैल गया। और दिन पर दिन आने वाले समाचारों ने न केवल देश में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इस आंदोलन ने लोगों का ध्यान खींचा। 6 अप्रैल को इन्होंने मार्च से शुरू करी थी, 11 मार्च से, तो 6 अप्रैल को 1930 को ये डांडी पहुंचती है इनकी गांधी जी की यात्रा। गांधी जी ने समुद्र तट से एक मुट्ठी नमक उठाया और सिविल नाफरमानी आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा करी। नमक कानून को तोड़ने का संदेश इससे देश के कोने कोने में फैल गया। तो ये आंदोलन वहां से शुरू हो जाता है। होता क्या है कि अंग्रेजों को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो 14 अप्रैल 1930 को उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया। सरकार इस आंदोलन को लेकर के दिग्भ्रमित थी और मिश्रित प्रतिक्रिया दी, कहीं रोका, कहीं जाने दिया, करने दिया। गांधी जी ने इसी समय ऐलान किया कि वे धरासना नमक फैक्ट्री जो गुजरात में ही थी, वहां जाकर अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे और उस नमक कानून को तोड़ेंगे। वहां जाकर के नमक उठाएंगे उस फैक्ट्री में से, सरकार की फैक्ट्री रही होगी वो। तो यह घटना 9 मई 1930 को के पहले होना थी, और ठीक 9 मई को गांधी जी को भी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज हुकूमत ने। अब चूंकि धरासना का घोषणा हो चुकी थी कांग्रेस के, तो कांग्रेस के सिपाही
धरासना फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठ गए और इसका नेतृत्व किया तब की महिला कांग्रेस नेत्री सरोजिनी नायडू ने। अंग्रेज वो घुसना चाहते थे अंदर फैक्ट्री के अंदर, अंग्रेजी सेना लगी हुई थी, पुलिस लगी हुई थी, वो लाठियां मार मार के उनको गिरा रहे थे। अब देखिए इतना दृश्य था देशभक्ति का या जुनून का कि एक जत्था जाता था, उसको मारते थे, पीटते थे, हाथ पैर तोड़ दिए उन्होंने, वो ढेर हो जाता था, फिर दूसरा जत्था जाता था, एक के बाद एक के बाद एक जत्था जाने लगा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हौसला नहीं टूटा इस पूरे कांड में। अब इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग हुई वो बहुत जबरदस्त तरीके से हुई धरासना की कि पुलिस के घेरों को अहिंसक स्वरूप ने आंदोलन ने तोड़ने का प्रयास किया। धरने में 320 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना की रिपोर्टिंग करने वाले अंग्रेज अमेरिकी एक पत्रकार था मिलर, उसने इसका ब्यौरा अमेरिका के अखबारों में प्रकाशित किया और उसने लिखा कि धरासना जैसा भयानक मंजर उसने अपने जीवन में नहीं देखा है। भयानक इसलिए कहा कि एक तरफ तो अंग्रेजों की लाठी थी, अंग्रेजों का अत्याचार थे, उतने ही विनम्र जो थे वो धरना देने वाले लोग थे और उन धरना देने वाले लोगों ने अंग्रेजी लाठियों का अहिंसक तरीके से चुपचाप लाठियां खाई और गिर पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एक के बाद एक जत्था जाने लगा और इस तरह से कुल 320 लोग उस दिन घायल हो गए। ये घटना है 9 मई 1930 की। इधर गांधी जी, नेहरू जी, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन जनता थी कि आंदोलन को रोकने का नाम नहीं ले रही थी। स्थान स्थान पर जो है विरोध होने लगा, सरकारी नौकरियों का त्याग करने लगे लोग, नाफरमानी एक्ट जिसको कहते हैं, सरकार के कानून तोड़ने लगे और नमक सत्याग्रह, नमक का जो कानून तोड़ने का तो एक प्रतीकात्मक बात थी, वो तो किया ही किया। ब्रिटिश सरकार पूरे जो थी जोर शोर से दबाने की कोशिश करी उन्होंने इस आंदोलन को, लेकिन दबा नहीं पाई और अंततः हार मानते हुए उन्होंने गांधी जी को 5 मार्च के पहले रिहा कर दिया और रिहा करने के बाद एक समझौता हुआ वायसराय तब के लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो इस आंदोलन की कुछ सफलता इस समझौते में छिपी हुई थी। इस समझौते में किन बिंदुओं पर जिस तरह से अंग्रेज सरकार सहमत हुई गांधी जी से, उसमें उसके बारे में आपको बताता हूँ कि एक तो ये था कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। उस समय जो जो जेल में थे, बड़े बड़े नेता भी थे, छोटे बड़े नेता सब थे देश प्रदेश के, उनको रिहा करने की बात हुई। और दूसरा कि इनसे किसी तरह का दंड या पेनल्टी वसूल नहीं की जाए, एक बिंदु भी सफल हुआ। फिर कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इस आंदोलन में कूद करके अपने त्याग पत्र दे दिए हैं, उनसे नरमी बरती जाए, उनको पुनः सेवा में लिया जाए। सरकार ने, देखिए एक सबसे बड़ी बात इसमें क्या मंजूर हुई नमक कानून तोड़ने को लेकर के, कि सरकार ने जो समुद्र तटीय क्षेत्र थे उन क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों को नमक बनाने की छूट दे दी। वो कानून हल्के थोड़ा बहुत पार्शली वापस ले लिया और इस तरह से सिविल नाफरमानी आंदोलन समाप्त कर दिया गया। अब आंदोलन वापस लेने पे जिस तरह से असहयोग आंदोलन वापस हुआ था चोरा चोरी के बाद, इस आंदोलन की वापसी पर भी लोगों ने गांधी जी की आलोचना की। ये कहा कि गांधी जी द्वारा इस समझौते में, गांधी इरविन पैक्ट में, भगत सिंह और उनके जो साथी थे स्वतंत्रता संग्राम में, उग्रवाद लोग जो था, उनको फांसी की सजा दे दी थी अंग्रेजी सरकार ने, तो उनकी सजा माफ कराने के लिए कोई बात नहीं की। लोग कहते हैं कि गांधी जी ने अपनी बात रखी थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। इसको लेकर के लोगों का गांधी जी की प्रमुख रूप से आज भी आलोचना होती है। और दूसरी बात है कि एक ऐसे वक्त में आंदोलन वापस ले लिया कि जब हम लोगों का ही कहना था, नेताओं का, कि हम आगे बढ़ रहे थे स्वतंत्रता की दिशा में, और गांधी जी ने अपने कदम खींच लिए। जो मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था ना कि गांधी जी ने 2-3 आंदोलनों में कुछ इसी तरह की टेक्टिक अपनाई कि आगे बढ़े और फिर वहाँ स्थगन कर दिया। स्थगन इसलिए कर दिया, लोगों का एक कहना था, और शायद गांधी जी का भी ये मानना था कि आंदोलन की ऊर्जा बरकरार रखने के लिए ये बीच बीच में भी आंदोलन स्थगन कर देते थे और फिर नई ऊर्जा पैदा करके फिर एक नया आंदोलन छेड़ते थे। इस तरह की लड़ाइयाँ थी। तो अब लोग
आलोचना करने वाले तो तमाम तरह के हैं, लेकिन इस आंदोलन की सफलता क्या रही? सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल नाफरमानी आंदोलन की सफलता क्या रही? तो इसमें ये कहा कि एक तो 90,000 लोगों ने जेल में जाकर के अपनी गिरफ्तारी दी थी। यह समय अब जो असहयोग आंदोलन से कहीं 3-4 गुना ज़्यादा थी। ब्रिटेन से होने वाला आयात 2/3 रह गया था। ब्रिटेन से मेनली उस समय कपड़ों का आयात होता था, तो स्वदेशी आंदोलन भी इसमें जोर पकड़ा और कपड़ों का आयात एकदम गिर गया। दूसरा, शराब और वो राजस्व की जो आमदनी होती थी सरकार की, जब कहा कि हम कानून नहीं मानेंगे, इनके राजस्व वगैरह नहीं बनेंगे, तो उसमें काफ़ी गिरावट हुई। और आंदोलन व्यापक था, पहली बार इतना बड़ा व्यापक आंदोलन हुआ और इसमें गरीब और निरक्षर लोगों की भागीदारी कहीं ज़्यादा थी। तो इससे ये फ़ायदा ये हुआ कि हर वर्ग का आदमी नीचे बॉटम लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक स्वतंत्रता को समझने लगा और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गया। ये इसकी सफलता कहेंगे आंदोलन की। इसके बाद हुआ ये कि अंग्रेज जो थे बांटो और राज करने की राजनीति लगातार जारी रखे हुए थे। तो उन्होंने क्या करा कि 1922 में जो एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए थे, विधानसभा और केंद्रीय जो लेजिस्लेटिव थी उनके लिए, और उसमें उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यकों के लिए स्थान आरक्षित रखेंगे, चुनाव क्षेत्र आरक्षित रखेंगे, और उन चुनाव क्षेत्रों में केवल जैसे मान लीजिए किसी मुस्लिम के लिए कोई एरिया रखा है, तो वहाँ केवल मुस्लिम ही वोट करेंगे, सिख के लिए रखा तो सिख करेंगे। यहाँ बदमाशी क्या करी अंग्रेजों ने कि इसमें दलितों को भी शामिल कर लिया, अल्पसंख्यकों को, जबकि वे एक हिंदू समुदाय के वर्ग के लोग थे। तो इनको भी कहा कि नहीं, हम इनको भी बांटना था, उनको समाज को, तो बांटने की कोशिश उन्होंने पूरी करी। गांधी जी ने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद वे क्या हुआ कि अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठने पर बीच बचाव हुआ और बाद में हुआ ये कि पूना पैक्ट हुआ, जिसमें खास करके भीमराव अंबेडकर की बड़ी भूमिका थी। उसमें ये कहा कि भाई ये हिंदू ही माना जाए, इनको दलितों को अलग से पृथक नहीं किया जाए, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जितने अंग्रेजों ने रखे थे उससे कहीं दुगने स्थान इन प्रतिनिधि सभाओं में स्थान आरक्षित कर दिए गए। तो ये इस तरह से भारत में जो कहते हैं ना कि आरक्षण या अजा जजा के लिए जो नौकरियों में बाद में आरक्षण हुआ, संवैधानिक रूप से विधानसभाओं और लोकसभा राज्यसभा में आरक्षण हुआ, तो लोकसभा में हुआ, लोकसभा और विधानसभा में हुआ, राज्यसभा में आरक्षण है नहीं। तो ये इसकी नींव उस 1932 के पूना पैक्ट से पड़ी थी, और एक भारत में हिंदू समाज के विघटन को गांधी जी ने आमरण अनशन से रोक दिया था। आज बस इतना ही, काफ़ी विवरण हो गया है। अगले अंक में हम भारत छोड़ो आंदोलन को लेंगे और उसके बाद सीधे स्वतंत्रता जब मिली थी 1947 में, तब के घटनाक्रम को लिखी हुई किताबों के बारे में और इतिहास के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज बस यही, नमस्कार।